Okay, students, in today's topic we are going to discuss the second type of magnetic material, that is paramagnetic materials, और इसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे मैंने कल डायमैग्नेटिज्म आपको पिछले कल डायमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दोज सब्सटेंसेस which are weakly magnetized in the direction of magnetizing field। मतलब वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं बट वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। कल के केस में जो डायमैग्नेटिक थे, डाया का मतलब अपोजिट होता है, वो भी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते थे बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होते थे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वो एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, प्लेटिनम है, कैल्शियम है, एंटीमनी है, ये हमारे सोडियम है, ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। और भी आपकी बुक में दिए होते हैं इनके नाम, इसको आप जस्ट रिमेंबर कर सकते हैं। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, ये जैसे जैसे डायमैग्नेटिज्म के ऊपर तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, बट जो पैरामैग्नेटिज्म है, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है सब्सटेंस का, ये जो फीवली या वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, फीवली भी कमज़ोर होता है थोड़ा सा, फीवली मैग्नेटाइज्ड या वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है सब्सटेंस, उसके ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो कम हो जाएगी। और इसको हम स्टडी भी करेंगे, क्यूरी लॉ अभी हम स्टडी करेंगे, क्यूरी लॉ में हम इसको स्टडी करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर क्यों होता है सब्सटेंस का। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब है कि जो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की मोशन होती है एटम में। एक तो वो ऑर्बिटल मोशन कर लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ चलते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। दूसरी मोशन इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी होती है, कि वो जहाँ हैं वो घूम भी रहे होते हैं ऐसे। जैसे आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो रोटेट सूरज के चारों तरफ भी घूमती है और स्पिन भी करती है। तो दो तरह की मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। उस मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के बराबर बनता है, और करंट जो है आपने पढ़ा है कि करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं वो डाइपोल मूवमेंट के बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन करंट के बराबर होता है, और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो उनको हम डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं, एटम्स को डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो इसके आधार के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, पैरामैग्नेटिज्म को। मान लीजिए कोई आपने जो सैंपल लिया है, ये आपके पास सैंपल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, क्योंकि ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये एटम्स का बना हुआ है, और इसमें जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उनकी ऑर्बिटल मोशन भी है और उनकी स्पिन मोशन भी है। उस ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से हर एटम जो है वो एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, और हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो डाइपोल मोमेंट है इन एटम्स के, मैं उसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये डाइपोल है, एटम है एक जिसका डाइपोल मोमेंट इस एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन उन सब के जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम है, वो अलग अलग दिशाओं में हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड है। सभी एटम्स के डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, रैंडम है, वो किसी का इस तरफ को है, किसी का इस तरफ को है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, वो रैंडम है। ये डिफरेंट एटम्स हैं और उनका डाइपोल मोमेंट रैंडम है। तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा यहाँ पे, नेट डाइपोल मोमेंट इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी,
इज 0। मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इनके एटम तो मैग्नेट की तरह हैं, बट ओवरऑल जो करैक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस तरफ को, ऐसे इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हमने, क्या होगा, ये जो डाइपोल मोमेंट हैं, ये जो एटम्स हैं, ये अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। किस तरफ को? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं कि सारे कर देंगे, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे इनकी अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ इस तरह के भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। मतलब कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगी। कंप्लीट अलाइनमेंट तब होगी जब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन डाइपोल्स को अलाइन करती है, इन डाइपोल्स को अलाइन करती है। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आपका स्कूल है, उस स्कूल में जब स्कूल अभी स्टार्ट नहीं होता है, बिफोर मॉर्निंग असेंबली, तो जो प्ले ग्राउंड है उसमें बच्चे इस तरह से भागते हैं। कोई इस तरफ को भाग रहा है, कोई इस तरफ को भाग रहा है, कोई नीचे को, कोई ऊपर को, तो जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट मोशन है सभी बच्चों की, यदि हम कैलकुलेट करें कि लेफ्ट की तरफ को कितने गए, राइट की तरफ को कितने गए, अप कितने गए, डाउन कितने गए, तो वो नेट मोशन हमारे पास 0 आती है। लेकिन जैसे ही स्कूल की बेल बजती है, या आपके स्कूल के जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो स्कूल में व्हिसल बजाता है, तो सभी बच्चे एकदम लाइन, एकदम मॉर्निंग असेंबली की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे क्या करते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम यदि आपके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो तो लाइन में खड़े जल्दी होंगे या देरी से होंगे? यदि स्ट्रिक्ट है तो जल्दी खड़े हो जाएंगे, यदि थोड़े से ढीले हैं तो जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी कम होगी। तो वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। यदि मैग्नेटिक फील्ड वीक है, कमजोर है, तो अलाइनमेंट कम होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो अलाइनमेंट ज़्यादा होगी। अब ये जो सब्सटेंस है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सभी एटम्स के डाइपोल एक ही तरफ को हैं, तो इनका इस सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट है और वो किस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को है। इसका मतलब है ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? यदि इसको एक्सप्लेनेशन को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ एटम्स, ईच एटम्स हैज नेट डाइपोल मोमेंट, बट इन द absence of magnetic field their dipole moments are aligned in a random direction. Aligned, A-L-L-I-G-N-E, aligned in a random direction. Therefore net dipole moment is 0. However, when the magnetic field is applied, the dipole moment starts aligning in the direction of magnetic field. And as the magnetic field is made more and more strong, more and more atoms aligns in the direction of magnetic field. Thus, the substance possesses net dipole moment in the direction of magnetic field. So this is the explanation of paramagnetism on the basis of electron theory. ये है इसका आधार, ये इसलिए इसके पास मैग्नेटिक करेक्टर आता है। अब हमें, जैसे मैंने कहा था कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगी, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे अपनी जगह से, और हिलने से क्या होगा, ये दोबारा कोई नीचे को आ जाएगा, कोई ऊपर की तरफ को हो जाएगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जितना पहले था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको हम स्टडी करेंगे, क्यूरीज लॉ है, इसको स्टडी करेंगे। Curie's law. Amount of magnetization
या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं हम इसको, अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम एम लिखते हैं, डिपेंड्स, ये मैंने आपको पहले टर्म्स बताई थी। एम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड, जैसे मैंने बोला कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा, एंड टेम्परेचर, हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर, और m इज प्रोपोर्शनल टू c b अपॉन t। ये c जो है ये कांस्टेंट है, c इज कांस्टेंट नोन एज क्यूरी कांस्टेंट। ये क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे कांस्टेंट। ठीक, सॉरी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, यहाँ इक्वल है, m इज इक्वल टू सी वी इंटू टी। आपने ये भी पढ़ा है, वी नो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये आपने पढ़ा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। देयरफॉर m इज इक्वल टू c या म्यू नॉट h अपॉन t। इस h को मैं यहां ले आता हूं और m अपॉन एच इज इक्वल टू सी, मैं यहाँ म्यू नॉट पहले लिख लेता हूँ, म्यू नॉट सी अपॉन टी। ये m अपॉन एच क्या होता है, ये मैंने कल बताया था आपको, ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एज m अपॉन एच इज इक्वल टू जाई, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। देयरफॉर जाई इज इक्वल टू, m अपॉन एच की जगह जाई लिखेंगे, जाई इज इक्वल टू म्यू नॉट सी अपॉन टी, और जाई ये जो ससेप्टेबिलिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी क्यूरीज लॉ ही है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है कि जो एक्सटेंट है, कितने एक्सटेंट तक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी क्यूरीज लॉ की ही स्टेटमेंट लिखते हैं हम। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी is inversely proportional to temperature, right? तो this is the Curie's law। इसको हम इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैक्सिमम कब मैग्नेटाइज करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए आप कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एल्यूमिनियम ले लेते हैं, वो मैक्सिमम कब मैग्नेटाइज करेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे मैंने फार्मूला लिखा, मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी दिस, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगी, टी कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम will be magnetized up to 99%, मतलब जितना वो मैक्सिमम हो सकता है उसका 99%, when magnetizing field of about 5000 Gauss, 5000 Gauss at temperature of 0 degree Kelvin is maintained,
अप्लाई करें या मेंटेन करें तब वो 99% तक मैग्नेटाइज कर सकता है। और यदि हम टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है, हम इसको आपने पढ़ा हुआ है कि डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे बदलते हैं केल्विन में। तो बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो 99% तक मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। तो ये आपने इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हम शेयर करेंगे आपके साथ वो होगा फेरोमैग्नेटिज्म और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।